नमस्कार, आप देख रहे हैं education.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। कोरोना काल में युवाओं की तमाम छोटी छोटी पहल लोगों की परेशानियों को कम कर रही हैं। तो आज एक मुलाकात की इस खास सीरीज में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जो कोविड की इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्य अमित त्रिपाठी जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। तो अमित जी, आप कोरोना काल में किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं और किस तरह से आप में ये भाव आया कि आपको लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए? देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि इस महामारी में ये अब मार्च के बाद से ये महामारी लगभग स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे ये बढ़ने लगी थी। तो उसी के पश्चात मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था जी। और ये मेरा कोरोना पॉजिटिव दूसरी बार हुआ था, क्योंकि मैं अगस्त 2020 में भी मैं और मेरा परिवार पॉजिटिव हो चुका था। इस बार भी जब मैं 8 अप्रैल को पॉजिटिव हुआ, तो क्योंकि मैं एक पार्टी से जुड़ा हूँ तो लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा रहती है, क्योंकि हम लोग हमेशा पिछले साल के हम लोगों ने कई 3300 परिवारों को लगभग सुविधाएं और मुहैया जो कर सकते थे वो किया था। तो इस बार भी कुछ ऐसी चीजें हुई, लेकिन इस बार मैं शुरुआत में ही पॉजिटिव हो गया था। तो थोड़ा सा समस्या ये हुई कि लोग फोन पे फोन कर रहे थे, भैया ऑक्सीजन नहीं है, भैया ये नहीं है, कुछ करा दीजिए, क्योंकि हम लोगों का नंबर सार्वजनिक था, चाहे ट्विटर पर हो चाहे फेसबुक पर हो, सार्वजनिक था। तो क्योंकि दिक्कतें ज्यादा इस वजह से थी क्योंकि लोग जो सक्षम लोग थे, जो मार्केट में थे, उन्होंने बेईमानी शुरू कर दी थी। जो चीजें लोगों को सस्ते दामों में उपलब्ध होनी चाहिए थी वो महंगी हो गई थी। चीजों की कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, अपने समाज में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब मानवता दिखानी चाहिए थी तो वहां पर बेईमानी दिखाने का काम किया था। लेकिन हम लोगों ने और हमारी टीम ने बिल्कुल, जब मैं 8 अप्रैल से 19 अप्रैल को निगेटिव हुआ तो फोन तो बीच में आते थे, जो फोन के माध्यम से होता था वो तो किया जाता था। फिर ये हुआ कि जब फोन पे हम लोग घर में बैठे इतने फोन आ गए हैं, तो क्यों ना एक बार जमीन पर उतर के देखा जाए, जहां पर अस्पताल है अस्पताल में जाके देखा जाए, जहां पर जो चीजें लोगों को चाहिए क्या उस विभाग में जाके देखें क्या सच में दिक्कत है या फिर दिक्कतें दिखाई जा रही हैं। तो हमने और हमारी टीम ने, मैं 19 अप्रैल को निगेटिव आया था और मैं 20 से ही लगातार उतर गया था जमीन पर अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ। और लगभग आपको मैं बताऊं, मुझे आज इस चीज का अंदाजा और इस चीज की खुशी है कि हमने और हमारे साथियों ने जो जीवन हम लोगों को मिला, शायद ये समय ऐसा था कि हम लोगों ने उस जीवन में जो खुशियां पूरे जीवन में ना पाते वो इस जीवन में इस 1 महीने में पा गए। क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन, निःशुल्क ऑक्सीजन, जब महामारी चल रही थी तो हम लोगों ने निःशुल्क ऑक्सीजन दिया, 1 पैसा नहीं लिया है। 1 पैसा कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब हमारे पास चीजें नहीं हुई तो मैंने लोगों से बताया कि यहाँ पर मिल रहा है, तो जो वहां पर अपना बात की गई हो, जो उन्होंने पेमेंट की हो, वो अलग विषय है। लेकिन हमारी टीम ने उस 19 अप्रैल से और आज 30 मई है, बीच में एक भी दिन गैप नहीं है। अमित जी, आपका ऑडियो बंद हो गया है। हो गया। इस तरीके की चीजें लगातार लोगों को मुहैया कराई गई हैं और आगे भी इस चीज को हम लोग करते जाएंगे। आज देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हो, चाहे हमारे उनके बेटे नीरज सिंह जी हो, उन्होंने भी हम लोगों की बहुत मदद की। आज हमको ट्विटर पर हजारों की संख्या में कंप्लेनें, शिकायतें आई। लोगों ने यहाँ तक रात के 2-2 बजे तक पैरासिटामोल को टैग किया हम लोगों को ट्विटर पर, और हमारे साथियों ने, हम लोगों ने बिना देर किए पैरासिटामोल तक लोगों को पहुंचाने का काम किया है। और ये एक शायद हम लोगों के जीवन का सबसे सुखद पल था कि हम लोग इसको जी रहे हैं और लोगों की जितनी सेवा कर सकते हैं वो किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी। तो जैसा कि आपने बोला कि आप खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, आपके परिवार के अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो आपने महसूस किया होगा कि कोरोना पॉजिटिव सदस्य अंदर से कैसा फील करता है, क्या फील करता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, जिसके चलते ही शायद ऑक्सीजन की भी कमी लोगों में ज्यादा पाई जा रही थी, क्योंकि अचानक से ऑक्सीजन की कमी होना तो ये एक आत्मविश्वास गिरने के कारण ऐसा होता है। तो आपने खुद को कैसे इस
दौर से बाहर निकाला, किस तरह से आपने जो है अपने आप को सही करा? देखिए अनन्या जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 15 अगस्त को 2020 को मैं पहली बार कोरोना पॉजिटिव हुआ था, और वो शायद मेरे लिए सबसे नई चीज थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, और जिस तरीके का माहौल था, जाहिर सी बात है लोगों को डर लगेगा जी। लेकिन करीबन 15 तारीख को जब मेरी रिपोर्ट आई, तो मैं 16 की रात में करीब 2 बजे रात में मेरे को एम्बुलेंस लेने आई थी, और मैं इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। और जब मैं रात 2 बजे गया था, तो आप विश्वास मानिए कि वहां पर कोई मरीज, मतलब कि सड़कों पर भी नहीं था, क्योंकि माहौल ऐसा था कि लोग दिख नहीं गए थे। तो एक मन में था, क्योंकि मन में यह था कि आत्मविश्वास जो था वो कम नहीं होना चाहिए, अगर वो कम हुआ तो दिक्कतें आएंगी। क्योंकि उस रात को भी मुझे याद है, जब मैं 2 बजे रात को गया तो मुझे ऑक्सीजन मिली थी, ऑक्सीजन पे रखा गया था, और मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऑक्सीजन क्यों, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि थोड़ा आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ी देर के लिए 2 घंटे लगाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने भाई 2 बजे रात का था, ऑक्सीजन लगा, उसके बाद मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। मैं सुबह उठा 8 बजे, तो वो ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि ये तो आपने कहा था 2 घंटे में हटा दूंगा, तो आपने अभी क्यों? तो उन्होंने ये चीज कही कि अमित जी, अगर मैंने उस समय कह दिया होता तो आप डर जाते, और आप शायद रात भर सो भी ना पाते, और फिर आपको समस्या सुबह हो सकती थी। लेकिन अब आपका ऑक्सीजन लेवल भी बराबर है और आप ठीक हैं। मैं अभी 2 घंटे और लगाऊंगा, उसके बाद इसको निकाल दूंगा, उसके बाद आप रनिंग प्रोसेस में आप जी। तो जब ये चीजें हो गई, उसके बाद वो दिन था, उसके बाद मेरे माताजी, पिताजी, भाई बहन सब पॉजिटिव हो गए, सबको मैंने उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। माननीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से हमारे परिवार को वहां पर सुविधाएं भी मिली। तो एक चीज ये भी थी कि आत्मविश्वास तो वहीं से था। इस बार का जो आया, इस बार जो चीजें निकल के आई, वो इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए हम लोगों को नहीं लग रही थी, क्योंकि एक बार हमने उस चीज को महसूस कर चुके थे। दूसरी चीज है कि लोगों ने जो लापरवाहियां की, लापरवाही में जिन्होंने की है, इनको मान लीजिए जैसे बुखार आया या उनको गले में हल्की सी खराश है, तो उन लोगों ने अगर उसमें देरी की तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा वो भुगत गए, कि वो शायद बच सकते थे। लेकिन हम लोगों को जैसे इस बार मुझे फील लगा, मैंने तत्काल टेस्ट कराने से पहले ही दवाइयां शुरू कर दी थी, मैंने और परिवार ने। उसका मुझे फायदा ये मिला कि हो सकता हो कि मैं एक बार पॉजिटिव कह सका तो एंटीबॉडी डेवलप हो तो और ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी सुरक्षा के साथ, दवाइयों के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ उस चीज को किया, और आप सबके आशीर्वाद से हम लोग आज और मेरा परिवार सुरक्षित है, और इसी वजह से शायद हम लोग और लोगों की और अच्छे से मेहनत कर, मजबूत से सेवा कर पाए। और ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सुखद पल है। बिल्कुल अमित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी हर जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे समझ आया है या मैंने देखा है कि आम जनता को आसानी से हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं किया जाता था, क्योंकि वहां पर बेड्स की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। अगर आपका कोई जानने वाला है हॉस्पिटल्स में, या आपका कहीं और अगर कोई जानने वाला है, तो ही आपको हॉस्पिटल्स में जगह मिलेगी। ना जाने हर रोज टीवी न्यूज पर कितना दिखाते थे कि हॉस्पिटल्स के बाहर लोग मर रहे हैं। पहले तो ये था कि आप लेटर लेकर आइए, उसके बाद फिर लेटर को हटा दिया गया। तो इस तरह की तमाम सारी घटनाएं हुई हैं। तो आम जनता को तो तकलीफ होनी ही थी, उसमें लोगों की लापरवाही जो रही वो रही, लेकिन हमारी मेडिकल व्यवस्था भी तो इतनी कुछ खास नहीं थी। अनन्या जी, मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, इस वजह से ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं 2 बार पॉजिटिव हो चुका हूँ, मैंने जमीनी स्तर की मैं आज आपको बात बता रहा हूँ। देखिए, जहां तक की सरकारी सुविधाओं की बात है या मेडिकल सुविधा की बात है, आप भी जानते हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं बनी थी, उस समय, उससे पहले के 2017 के पहले के समय में आप जाइए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और 75 जिलों में केवल 3-4 जिलों को छोड़ दीजिए तो वहां पर वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की ही व्यवस्था थी। आज आप मुझे हर एक कोई ऐसा जिला बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहां पर आईसीयू बेड ना हो या वेंटिलेटर की व्यवस्था ना हो, या वहां पर आज ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था सरकार ने ना की हो। मैं एक चीज आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाह रहा हूं
कि इस बार की जो व्यवस्था थी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए समस्या क्या हुई, जो पिछली बार का कोरोना था उसमें आदमी को कोरोना हो रहा था, वो हॉस्पिटल भी जा रहा था, घर में भी ठीक हो जा रहा था, कई लोग नहीं भी ठीक हो गए थे। लेकिन इस बार जो पेशेंट आए हैं उसमें 75% ज्यादा से लोगों को सीधे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपसे कि सबसे बड़ी चीज है, हम सरकार को दोष दे रहे हैं। आज हमको झांकना चाहिए अपने अंदर, समाज को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम तो सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन क्या आप और हम ये बैठ के सोचें कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाया? क्या आज हम अगर सक्षम थे, हमने 4-4 सिलेंडर खरीद के अपने घर में रख लिए, आज उसी की वजह से ये किल्लतें हुई। आपको जरूरत नहीं थी, आपके पास पैसा था, आपने रख लिया घर के अंदर। क्या आप मुझे बताइए, क्या हर घर में छापा डाल के पॉसिबल है सरकार कार्रवाई कर पाएगी? नहीं है। अभी हमारे ही जानकीपुरम में एक घर में 100 से ज्यादा सिलेंडर मिले, बताइए ना। दवाइयां, मेडिकल स्टोर, आज जो लोग ठीक हो गए, आज कई चेहरे ऐसे बेनकाब हुए हैं, आज कई ऐसे लोग हैं, आप भी ऐसे लोगों को जानती होंगी कि जाइए उनसे, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वाले जो चीज 10 रुपए की थी उसको उन्होंने 100 रुपए में बेचा। तो ये सरकार की नीतियों से ज्यादा हमारे समाज की कमियां हैं जो इस महामारी में पुनः उजागर हुई। जहां पर सबको एक होना चाहिए था, वहां पर हम जेबें भरने के लिए, बेईमानी करने के लिए उतारू हो गए। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, जहां तक योगी जी की सरकार की बात है, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को नहीं मिल पा रहे थे और प्रदेशों में किल्लतें थी, आपने देखा कि हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी जो हॉस्पिटल कैसरबाग में, वहां पर निःशुल्क लोगों को बांटे गए। आज जो इंजेक्शन ब्लैक फंगस में नहीं मिल पा रहा लोगों को, वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं। आज हर जगह पर, हर उसमें प्लांटेशन करके आप देखिए प्लांट लगाया जा रहा है उसका, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मुख्यमंत्री लगातार खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए और जैसे वो ठीक हुए हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि कोरोना जैसे पॉजिटिव होने के बाद जब आप निगेटिव होते हैं तो वो जो कमजोरी आती है ना आपके शरीर में, वो शायद लगता है कि कभी आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे, शरीर पूरा डाउन हो जाता है। वो हम लोगों ने महसूस किया। उसके बावजूद प्रदेश के मुखिया सड़क पर उतर कर घर घर जाके जो पेशेंट, कोरोना पेशेंट हैं, उनसे जा जाकर पूछते थे कि दवाइयां मिली कि नहीं मिली, डॉक्टर आता है कि नहीं आता है। ये केवल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, और किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री सड़क क्या किसी जगह पर एक फोन भी किसी को करके नहीं पूछा कि आप ठीक हैं, दवाई पहुंची कि नहीं पहुंची। मैं बिल्कुल मानता हूं उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ पर समस्याएं थी, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से षड्यंत्र भी रचे गए, टूल किट मामला आपने देखा ही किस तरीके से हुआ, किस तरीके से जो पीएम फंड केयर का जो पैसा आया, उस पर जो वेंटिलेटर आए थे, किस तरीके से, और राज्यों में कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे कोई हो, वो देखिए कैसे आए। उनको, उन लोगों ने जनता के लिए प्रयोग तक नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री जी आज भी देखिए लखनऊ में चाहे वैक्सीन के लिए मेगा प्लान हो, चाहे केडी सिंह बाबू स्टेडियम हो, चाहे एकाना स्टेडियम हो, चाहे भी बड़ा इमामबाड़ा। अमित जी, जैसे अब आपने केडी सिंह बाबू स्टेडियम या वैक्सीनेशन के बारे में जिक्र किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिर्फ वैक्सीनेशन लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करना सिर्फ इतना ही काफी है, या लोगों में वो सतर्कता, वो सुरक्षित होने की, करने की भावना का भी होना जरूरी? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कल अगर आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो वहां पे किस तरीके से भीड़ लगी हुई थी, लोगों में कोई डर नहीं था, वहां पे कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उन लोगों को बोले कि नहीं आप लोग उचित दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे ऐसा था जैसे कोरोना की सारी जो गाइडलाइंस थी उनका उल्लंघन किया जा रहा था। तो केवल वैक्सीनेशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों की सुरक्षा का ध्यान भी रखना, जैसे आपने बोला कि ठीक है आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, पर अगर जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो उसके लिए तो किसी ना किसी को वहां पर होना चाहिए। फिर इस तरीके में क्या होगा, कोरोना तो और फैलेगा ना। नहीं बिल्कुल अनन्या जी, देखिए जहां तक की बात है सतर्कता की, चाहे फिर लोगों को जागरूक करने की, देखिए तो दूसरी बार ये कोरोना वापसी किया है, दूसरी बार, और 2 साल से हम इस महामारी को झेल रहे हैं। जहां तक आपने देखा होगा कि सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, और लखनऊ में अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन आप आज भी अगर लखनऊ में जाइए, सड़कों पर जाइए ना, तो लोग
इतना निर्भीक हैं बिना मास्क के, इतने लोगों की जानों के बावजूद, इतने लोगों के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो गए। अब समस्या क्या है कि जब इस महामारी में सरकार अपना काम कर रही है, मैं आज आपसे ये भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर यह बात नहीं कह रहा हूँ, सरकार इसमें भी काम कि इसमें भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने सही में काम किया। काम इस वजह से भी, चाहे उनका प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, दिन रात उन्होंने लोगों की सेवा की है। लेकिन कई जगह पर लोगों ने भी उनके साथ गलत व्यवहार करने का काम किया। पुलिस वालों ने अगर मास्क पहनाने के लिए कहा, मास्क पहनने को कहा, तो लोगों ने, कई मीडिया चैनलों ने भी पुलिस वालों के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम किया कि पुलिस जबरदस्ती करती है, पुलिस परेशान करती है। तो क्या सिर्फ प्रशासन की सारी जिम्मेदारी है? कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन वहां मुस्तैद नहीं है, प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, प्रशासन बार बार कह रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए। लेकिन क्या एक एक को डंडा लेकर सरकार समझवाएगी? अगर ये भी काम कर देगी ना, तो भी आप ही के कैमरे कल को वहां पहुंच जाएंगे और कहेंगे देखिए पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस मारपीट कर रही है। तो शायद ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होगा और समाज के लिए भी ठीक नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि 24 करोड़ के शहर में, राजधानी में, आप ये समझिए कि किस तरीके से रिकवरी रेट, और जहां 2 करोड़ की आबादी है, चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, आज हमारा रिकवरी रेट देख लीजिए और 2 करोड़ दिल्ली के रिकवरी रेट को देख लीजिए। आज हमारे यहाँ मात्र 1300 केस आए, दिल्ली में 2000 के ऊपर आए, महाराष्ट्र में 14,000 के ऊपर आए। इस तरीके की चीजें आज हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार काम किया है। आज हमारे राजनाथ सिंह जो सांसद हैं, उन लोगों ने लगातार हम लोगों से संपर्क में रहे, लगातार जो भी संभव मदद हो सकती थी उन्होंने कहा कि जाओ राशन पहुंचाओ। हम लोगों ने अभी तक करीबन पूरे लखनऊ में 700 ऐसे परिवार हैं जिनको राशन दे चुके हैं। 30 दिन से जो रसोई चल रही है उसमें करीबन आज सुबह शाम का खाना बनकर 30 दिन से हम लोग रोज खाना लेकर जाते हैं, रोज जाकर उसको बांटने का काम करते हैं। हमारी टीम के लोगों ने ऑक्सीजन गैस हो या फिर आप चाहे अखंड ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वो हो, वहां पर भी जाकर खुद लाइन में लगे हैं। लोगों ने जाकर, मैं खुद स्वयं आपको कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूं, आप जाकर पता कीजिए कि कई ऐसे परिवार हैं जिनकी रिपोर्टें, जो घर से नहीं निकल सकते थे, उनको हम लोगों ने रिपोर्टें लेकर उनकी, हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर BS भंडारी MBBS MP हैं, उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने पेशेंट देखने के बावजूद उन्होंने हम लोगों को मना नहीं किया। हम लोग कई पेशेंटों की रिपोर्ट में जा जाकर उनको दिखाते थे और उनसे सजेशन लेते थे इस पे कौन कौन सी दवा उनको हम दे सकते हैं और उनको दी जाए, और वो सजेशन देते थे। हम लोग वापस उस कोरोना पेशेंट को जाके उस दवाइयों को देते थे, बताते थे कि ये उन्होंने बताया है। और आप ये कीजिए, आज वो परिवार 6 लोग एक परिवार में आज सुरक्षित है, आज दुआएं दे रहे हैं, आज सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हम लोग उस सरकार से जुड़े हुए हैं और हम लोग उसी सरकार की दम पर इतनी चीजें कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अमित जी, जो लोग वैक्सीनेशन के को लेकर अभी भी भ्रम में है, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, वैक्सीन से हमें कुछ खतरा हो सकता है या कुछ भी है, तो आप हमारे पोर्टल के माध्यम से उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वैक्सीन हम सभी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है? देखिए, मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दूसरे की बुद्धि से चलने से अच्छा है कि अपने विचारों को सुने, अपनी चीजों को देखें, समझें, क्योंकि आपकी जान और जहान जब सुरक्षित रहेगी तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आपका घर संसार भी सुरक्षित रहेगा। दूसरी चीज है कि जहां तक कि लोग भ्रम में, किस चीज का भ्रम है? देखिए, मैं अभी वैक्सीनेशन में नहीं आ पाया हूं क्योंकि मैं पॉजिटिव था, इसलिए मुझे नहीं लग पाई, लेकिन और लोगों को, हमारे परिवार में सबको वैक्सीनेशन हो चुका है। और मैं और लोगों को ये बताना चाहता हूँ जिनको ये लगता है कि उनको कोई खतरा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जो पिछली बार 2020 में अगस्त में पॉजिटिव हुए थे, जब इस बार उनको फरवरी में वैक्सीनेशन दोनों हो गए थे, तो उसके बाद जब मुझे इस बार कोरोना हुआ या मेरे मम्मी या भाई को हुआ, तो पिताजी को इतना भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो दोनों बार वैक्सीनेशन हो चुके थे उनको, और जबकि वो अस्थमा के मरीज है, वो रोटावेनर लेते हैं, उसके बावजूद उनको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा था। तो इस तरीके के भ्रम से बचना चाहिए
और अपनी जो सरकार है दुनिया लगवा रही है, आज दुनिया लगवा रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हमारे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो सरकार समाज की भलाई नहीं चाहते हैं। वो लगातार इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे समाज में बंटवारा हो, वोट बैंक की राजनीति हो। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, सबसे दुर्भाग्य है कि मैं अभी कासमंडा पड़ता है आपके ये मंगियाबाद के पास, वहां पर पूरा एक समुदाय विशेष का वो ज्यादा वोट वहां पर आबादी है। वहां पर मैं वैक्सीनेशन के लिए गया था। वहां पर मैं आपको बताऊं, वैक्सीनेशन लगाने के लिए लोग कर्मी घूम रहे हैं कि जो आए लगवा ले, लेकिन वहां के लोग उनको भगा रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, या मत आइए हम नहीं लगवाएंगे। तो क्या ये लोकतंत्र या ये हमारे समाज के लिए अच्छी चीज है? देखिए, केवल और केवल आप एक पार्टी के उद्देश्य, पार्टी की विचारधारा को लेके आप पूरे समाज या पूरे 24 करोड़ जनता की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। और ऐसे लोगों को समाज की और अपनी मानवता दिखाते हुए, समाज की सुरक्षा की चिंता करते हुए अपने को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। और इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। और मैं स्वयं भी इसको, मुझे बताया गया है कि आपको 1 हफ्ते बाद आप करवा सकते हैं। मैं खुद 1 हफ्ते बाद इसको करवाऊंगा। मैं कोई खतरे की चीज नहीं। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लोग आपके नाम पर सिर्फ आपको बहकाकर, आपको फुसलाकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। आपकी जान से उनके वोट बैंक को फायदा होगा, इसलिए वो आपको इस तरीके से फुसला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अमित जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना की पहली लहर भी हम सभी ने देख ली। कोरोना की सेकेंड वेव जो थी उसमें भी लाखों लोगों की जिंदगियां गई। हालांकि प्रशासन ने काफी काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। लेकिन अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आने को है, तो इसके लिए सरकार कितना तैयार है, प्रशासन कितना तैयार है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे हॉस्पिटल जहां पर लोगों का इलाज हो सके, क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं या करवाए जाएंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए अनन्या जी, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इसीलिए देखिए, आप लॉकडाउन जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है उसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। और जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं वहां पर अभी भी लॉकडाउन है। लेकिन उससे जो नीचे है हो गए हैं उनमें भी अभी लॉकडाउन है, लेकिन थोड़ी छूट उनको दी गई है। जहां तक की हॉस्पिटलों की बात है, हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। हर एक पहलू की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो शायद ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। और आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश ने बनाई है वो उसकी तारीफ WHO ने भी की है, और भी मीडिया में भी, विदेशी मीडिया में भी योगी जी की तारीफ हुई है। और आप भरोसा रखिए, जो दूसरी लहर में जो चीजें हुई हैं वो तीसरी लहर में नहीं हो पाएंगी। जो भी जरूरी दवाइयां हैं, जो भी जरूरी इंजेक्शन है, जो भी हॉस्पिटलों में जरूरत है, सामान इक्विपमेंट की जरूरत है, वो सरकार के पास भरपूर है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक नहीं हो, लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। सरकार की बातों पर विश्वास रखें। सरकार प्रत्येक व्यक्ति की जान की जिम्मेदारी को सुनिश्चित कर रही है। किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ये हम सब भरोसा देते हुए आगे की तैयारी जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस समय सबको एक होने की जरूरत है। राजनीति से हटकर हम किस दल के हैं, हम किस जाति के, हम किस समाज के हैं, यहाँ पर मायने नहीं। हमको एक होकर वो इस महामारी से लड़ना है। क्योंकि अगर सब एक होकर इस महामारी से लड़ेंगे तो विश्वास मानिए कि हम सब इस चुनौती को, इस जंग को जरूर जीतेंगे। और कोरोना दूर दूर तक हम लोगों को छू नहीं पाएगा। लेकिन केवल एक जाति, एक समुदाय, इस सबको कर कर आप 2022 की जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन भाजपा की है, ये भाजपा की नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई, हमारे डॉक्टरों द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई हुई एक हम लोगों के लिए एक कह लीजिए कि जीवन रक्षक दवाई है, जिसको हम लोगों को लेना चाहिए। और हाँ, ये जरूर है कि हम अपने आप अगर उस वैक्सीन की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका मजाक भी मत उड़ाइए, क्योंकि वो बहुत मेहनत और लोगों की ईमानदारी से बनाई हुई चीजें हैं। और उससे आज लाखों लोगों की जान बचाई जा रही है और बच रही है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि
जंग बड़ी थी, जंग बड़ी है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा, और मिलकर लड़ेंगे तो इस जंग को जरूर जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, जैसा कि आपने भी सुना होगा, आपने भी अभी बोला कि जो ये कोरोना से जो लड़ाई थी, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो हमारे डॉक्टर्स का रहा है, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर्स की तरह आगे आए हैं और उन्होंने हालातों को काफी हद तक काबू में किया है। लेकिन इसी के उलट बाबा रामदेव जी ने एक बयान दिया था कि एलोपैथी दवाइयों से लाखों लोग मरे हैं। उन्होंने आयुर्वेद को सबसे ऊपर रखा था। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद की मदद से, हालांकि ये बात सही है कि योगा करने से बहुत सारे लोग और जो बहुत सारी और भी दूसरी बीमारियां सही होती हैं, लेकिन एलोपैथी के बारे में इस तरीके के बयान देना, डॉक्टर्स को भड़काना, अब डॉक्टर्स नाराज हैं उनसे, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, आयुर्वेद का अपना एक देश में जगह है, और आयुर्वेद में चाहे योगा से जुड़ी हुई चीजें हो, चाहे आयुर्वेद, क्योंकि पहले होम्योपैथी नहीं हुआ करती थी, उस समय भी बीमारियां हुआ करती थी, उसको आयुर्वेद से ही ठीक किया जाता था। तो ये भी किसी से छुपा नहीं है, और आज भी इस कोरोना महामारी में भी लोगों को कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जरूरत पड़ी है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लोगों ने कई तरीके के आयुर्वेद दवाओं को ग्रहण किया है। जहां तक की बात है कि एलोपैथी से लोग मरे हैं, देखिए, मैं इससे इत्तेफाक थोड़ा नहीं रखता हूं, इसलिए क्योंकि आयुर्वेद की दवा शायद तुरंत फायदा नहीं करती है, उसमें थोड़ा समय लगता है। और एलोपैथी में दिक्कत, जैसे किसी को अर्जेंट में इंजेक्शन देना है, तो आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है कि हम तुरंत इंजेक्शन देके किसी की जान, ऑक्सीजन अगर 90 में है तो उसको हम 95 कर दें, वो तुरंत नहीं हो सकती है। तो ये इस तरीके से जो डॉक्टर्स अपने काम कर रहे हैं, वो उनको भी हम लोगों का सलाम है, उन्होंने भी बहुतों लाखों लोगों की जान बचाई है, और आज हम आपसे बात कर रहे हैं, उन्हीं की देन है कि मैं और मेरा परिवार भी सुरक्षित है। तो बाबा रामदेव जी भी बहुत ज्ञानी है, और उन्होंने भी कई चीजों को, कोरोनिन जैसी दवा उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में दी, उसको भी हम लोगों ने खाया है और फायदा भी मिला है। तो लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये समय ये सब चीजें बातों करने का नहीं है, इस तरीके के आपस में लड़ने का नहीं है। कोई भी हो, आपको सबको एक साथ, आयुर्वेद से ठीक हो सकता है तो आप आयुर्वेद दीजिए, जिसको एलोपैथी से ठीक होगा उसको वो दीजिए। मेन मुद्दा यह है कि लोगों की जान बचनी चाहिए। केवल हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे, इससे आप तो लड़ गए, लेकिन दूसरे की जान जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे ये चीजें हैं कि आप लड़ने से अच्छा है कि लोगों की जान बचाइए, जिसको जिससे फायदा होगा उस वो दवाई ले और वो ठीक हो। हमारे समाज में, हमारे देश में एक एक व्यक्ति की जान महत्वपूर्ण है। यही हमारी मोदी सरकार ने, यही हमारी योगी सरकार ने सुनिश्चित किया, उसी द्वारा, उसी लिए कदम मजबूत से मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। और जो लोग कोरोना में दुर्भाग्यवश नहीं बच पाए, उनके लिए भी सरकार ने, आपने देखा है कि उनको भी अनुदान करने जा रही, 4 लाख रुपया उनको भी देने जा रहे। जिनके माता पिताजी नहीं है, दोनों चले गए, उनका भी पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। उनको भी जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख की आर्थिक मदद सरकार देगी। तो ये मतलब इसको सोचिए कि क्या ये पहले हो सकता था? एक एक जमीन से जुड़े व्यक्तियों की, चीजों की चिंता मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार कर रही है। और ये हम लोगों को भी, मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार, जैसे उनके मुख्य सूचना सलाहकार है सनम मणि त्रिपाठी जी, आपको मैं बताऊं, अब उनको ट्विटर को आप शायद फॉलो भी करते हो, नहीं फॉलो करते हो तो देखिएगा, उनके पास हजारों की संख्या में शिकायतें आती। हम लोगों को लोग ट्विटर पर टैग करते थे कि अमित जी ये चाहिए, अमित जी। कई जगह पर हम लोग वो चीजों को मुहैया नहीं कभी करा पाए, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक बड़े स्तर पर हम लोगों ने लोगों को एडमिट कराया है, लोगों को ऑक्सीजन दिलवाया, ब्लड दिलाया, प्लाज्मा दिलाया है। और मैं सबसे ज्यादा अपने उन सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस महामारी में, उन माँ बाप को देना चाहता हूं जो जिन्होंने उन हमारे साथियों को पैदा किया। क्योंकि आज जहां लोग अपने लोगों को बचा रहे थे, अपने बच्चों को घर के अंदर दबा रहे थे कि अगर कोरोना मत टिको, आज उन लड़कों ने, हमारे साथियों ने बिना अपनी जान की परवाह की हुई 24 घंटे उन लोगों ने सेवा की है। लोगों ने, उन्होंने ही सब चीज, मान लीजिए कि कोई नहीं आया है तो उन्होंने उनके घर तक इंजेक्शन पहुंचाए, उनके घर दवाइयां पहुंचाई, खाना पहुंचाया। कोई बनाने वाला नहीं था तो हम लोगों ने स्वयं बनाया, लेकिन सेवा रुकी नहीं, सेवा जारी रही और सेवा आज भी जारी है। आज भी हमारे यहाँ खाना बन रहा है। इस तरीके से जितना जब तक हम चला सकते हैं उसको लगातार हम चलाने का प्रयास करें। और बाकी लगातार सरकार भी काम कर रही है, लगातार हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी काम कर रहे हैं। नीरज सिंह जी हैं जो उनके बेटे हैं छोटे,
माननीय जी के, वो लगातार प्रत्येक कार्यकर्ता से लखनऊ में चिंता कर रहे थे कि अमित का कहाँ पर दिक्कत है। कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता जिनके माताजी पिताजी एडमिशन नहीं हो पाए थे दुर्भाग्य, उनको उन लोगों ने एडमिट कराने का काम किया। हजारों की संख्या में माननीय नीरज सिंह जी ने लोगों को एडमिट कराने का काम हॉस्पिटलों में किया है। तो ये बड़े काम हुए जो हम लोग हर चीज दिखाते नहीं है, हमारे पास ऐसी लिस्टें हैं, ऐसे प्रमाण हैं जिनको हम सार्वजनिक कर देंगे तो जो हमारे विपक्ष वाले भी हैं तो वो भी शायद शर्म, उनको भी शर्म आ जाएगी कि काश हम ट्विटर पर ट्वीट ना करते, लोगों की सेवा करते तो शायद ज्यादा फायदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अमित जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि कोरोना के चलते हालांकि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में कुछ बच्चे और उनके अभिभावक तो खुश हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ये भी चिंता सताई जा रही है कि किस तरीके से उनको मार्क्स दिए जाएंगे, उनके आगे के करियर में किस तरीके से जो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्या उन्हें समझाना चाहेंगे? देखिए, मैं उन परिवार और उन माँ बाप से यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इस महामारी में भी जहां तक आपने देखा कि कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए, कईयों ने अपने बच्चों को खो दिया। आज आप किस्मती है कि इस महामारी में हमारा परिवार सुरक्षित है, और जब हमारे परिवार सुरक्षित रहेगा ना तो हम आगे कई ऐसी एग्जाम आएंगे जिसको हम अच्छे से अच्छा पास करके आगे जो बनना चाहते हैं उस सपने को पूरा कर लेंगे। लेकिन आज हम जब होंगे ही नहीं तो हमारे सपने वही खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आज सबसे बड़ी चीज थी कि हमारी जान बच सके, हमारे समाज हमारे देश के लोगों की जान बच सके, और सबसे अच्छी चीज है कि लोग पास कर दिया गया है बच्चों को, बच्चे खुश हैं। और जहां पर कुछ लोगों को जरूर निराशा है, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में और बहुत अच्छे भी हैं, जिनको और उम्मीदें थी कि हम 90 अबव या उससे ऊपर भी ला सकते हैं, तो उनको जरूर निराशा है। लेकिन मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं आपको बहुत मौके मिलेंगे इन सब चीजों के, आप और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और समय है आपके पास, और आप जो चाहते हैं ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब वो मुकाम हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहें और लोगों की मदद करते रहें हर संभव जितनी उनको आवश्यकता हो। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एजुकेशन बीट्स की अगली सीरीज में। एजुकेशन बीट्स की अगली सीरीज एक मुलाकात में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।